नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। खबर डेवलपिंग हो और आने वाले समय में एक नया विद्रूप रूप यदि ले रही हो, तो मुझे लगता है कि उसको फिर से डिस्कस करने में या विश्लेषित करने में कोई हर्ज नहीं। जनरली हम किसी एक खबर को बार-बार नहीं करते, लेकिन फिर मैं महाराष्ट्र लेके चल रहा हूं आपको। महाराष्ट्र इसलिए कि मणिपुर जल रहा है, डीएसपी की हत्या हुई कल, लगातार टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, नक्सलियों ने चुनाव की बहिष्कार कर ये स्थिति छत्तीसगढ़ में कर दी है कि वहां अब गांव से 100 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ लगने लगे हैं। ऐसी दशा में महाराष्ट्र जो एक देश का बड़ा राज्य है, जहां 48 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां क्या मणिपुर जैसा उद्रेक देखने को मिलेगा या शांति स्थापित होगी, ये देखना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल में जस्टिस शिंदे कमेटी की सिफारिशें मान्य कर कुनबी सर्टिफिकेट उन लोगों को देने का प्रयास ऑर्डर नतीजा मतलब निर्णय लिया जो जिनके कुछ कागजात दस्तावेज में कहीं ना कहीं कुनबी लिखा हुआ है। लेकिन आज जब कल मनोज जरांगे ने, जो इस आंदोलन के सेनानी बन चुके हैं, सेनापति बन चुके हैं, उन्होंने जब फिर से इसको नकारते हुए कहा कि हमें कोई दस्तावेज या कोई कागजों की जरूरत नहीं, जितने मराठा महाराष्ट्र में हैं सब के सब ओबीसी में जाएं, इसके लिए कुणबी जाति का प्रमाण पत्र हम सभी को दिया जाए, ये मैं मांग पे अड़िग हूं। उन्होंने सरकार पे आरोप भी लगाया था कि सरकार आंदोलन तोड़ रही है। उनके इस रवैये को लेके आज सर्वदलीय बैठक महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई थी और उस सर्वदलीय बैठक में फिर एक बार सब दलों ने मिलके ये तय कर लिया कि मराठा को आरक्षण देना निहायत जरूरी है, उनकी मांग जायज है। कुणबी किसको क्या करेंगे इसके बारे में इस बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। सरकार ने समय मांगा कि हम इस प्रारूप में आरक्षण आपको देना चाहते हैं जो न्यायपालिका के सामने भी टिक जाए, क्योंकि अक्सर आरक्षण अनाउंस करती है सरकार, फिर न्यायपालिका पे जाने के बाद वो टूटती है। कुल मिलाकर यह जब निर्णय सामने आया तो फिर मनोज जरांगे पाटिल ने हुंकार भरी और उसने कहा कि आपको कितना समय चाहिए। जब आप अध्यादेश निकाल सकते हैं कि जिनके दस्तावेज है उन्हें कुणबी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसा अध्यादेश क्यों नहीं निकाल सकते कि सारे मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं अड़िग हूं मेरे डिमांड पे। यदि आपको कुणबी सर्टिफिकेट देना है तो सभी को देना होगा, नहीं तो किसी को नहीं। मैं मेरा आंदोलन और तीव्र करूंगा। इसी बीच गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र शांत है, लेकिन यदि कोई हिंसा करने पे उतारू हो गया तो फिर सरकार कड़ाई से उसको निपटाएगी। हसन मुशर्रफ, जो कब अभी अभी हाल ही में शरद पवार को छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए, अजित पवार के साथ, जिनके ऊपर ईडी की रेड्स हुई, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे थे, जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़कर यानी साथ देने का वादा करके अजित के साथ चले गए और आज मंत्री है। उनके काफिले पे भी पथराव हुआ, कई विधायकों के घर जलाए गए। ये सारी कंप्लेंट आने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में भी कल इस बात को बड़े चिंता के साथ मंत्रियों ने उठाया कि इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा, क्योंकि अब मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना मुश्किल हो गया है। उनके रिलेटिव्स की भी जान खतरे में है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने बाकायदा हुंकार भरी कि मैं किसी भी हालत में ये होने नहीं दूंगा, सबको सुरक्षा मिलेगी। यदि किसी को व्हाट्सएप पे भी
धमकी आती है तो उसको भी सुरक्षा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो ओबीसी नेता है, सुनने में आया है कि उनको भी धमकी दी गई है, क्योंकि नागपुर से ओबीसी नेताओं का जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि मराठों को यदि ओबीसी में आप कुणबी सर्टिफिकेट देंगे तो उसको ओबीसी मानेगा नहीं, ओबीसी आंदोलित हो जाएगा। इसी बीच धनगर समाज भी मांग रहा है। आश्चर्य की बात है कि मुसलमानों ने आज मराठों के समर्थन में एक दिवसीय उपोषण शुरू किया, वो भी समर्थन में उठे आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी बीच में कूद गई, उन्होंने भी मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगा, क्योंकि जब 16% आरक्षण मराठों को दिया गया था पृथ्वीराज चौहान की सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा, तब मुसलमानों को भी आरक्षण दिया गया था। बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने मराठों के आरक्षण को बरकरार रखा और मुसलमानों का खत्म कर दिया। इसके लिए मुसलमान भी आंदोलित है। कुल मिला के महाराष्ट्र में स्थिति किसी के समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जा रही है। आज रात को 9 बजे, यानी जब तक ये खबर आप मतलब आज पढ़ रहे होंगे तो ये कल की बात है, क्योंकि कल मैं आज की बात यानी आज बुधवार की बात कर रहा हूँ। 1 तारीख को रात को 9 बजे मनोज जरांगे पाटिल ने ये अनाउंस किया कि रात के 9 बजे से वो जल त्याग करेंगे। उनकी स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, हेल्थ कमजोर होती जा रही है, चिंताजनक होती जा रही है। ऐसे में उनके बेटी ने ये चैलेंज किया कि यदि मेरे पिता के जान को कुछ हो जाता है तो मैं नेताओं के घर में घुस के मारूंगी। ये उस बेटी का अपने बाप के प्रति प्रेम और इन नेताओं के प्रति आक्रोश था। इसी के साथ आज जरांगे ने एक और अपने आंदोलनकारी भाइयों के लिए आदेश दिया, वो ये है कि हर गांव में अब आमरण अनशन पे लोग बैठेंगे। और कई गांवों से खबरें आ रही है महाराष्ट्र में कि लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ऐसे में यदि कहीं किसी गांव में किसी की इसके चलते मृत्यु हो गई तो फिर मुझे लगता है कि स्थिति बहुत हाथ के बाहर चली जाएगी, फिर मणिपुर जैसी स्थिति होती जाएगी। इसी बीच 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो हिंसात्मक कार्यवाही हुई, उसमें 54 गुन्हे दाखिल किए गए हैं, एफआईआर कट गई है, 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से कुछ लोगों को बेल मिल गई, कुछ लोग पुलिस कस्टडी में या मजिस्ट्रेट कस्टडी में दिए गए हैं। जरांगे पाटिल बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ये 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर के जो केसेस आप लगा रहे हैं उससे आपको बाज आना होगा, नहीं तो ये आंदोलन और भड़केगा। एक तरफ मुख्यमंत्री विपक्षियों के दल के नेताओं के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं बताने का कि वो दिल से चाहते हैं कि मराठा आरक्षण मिले और मनोज जरांगे की तबीयत ठीक हो। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस लगातार इस कड़े रूप पे अटल है कि यदि हिंसात्मक घटनाएं होती है तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस दोनों के टकराव में मुझे लगता है ये आग में घी डालने का काम हो रहा है और ये आंदोलन 1-2 दिन में कितना बड़ा स्वरूप लेगा ये तो कहना कठिन है, लेकिन महाराष्ट्र आने वाले इस चुनावी राजनीति सरगर्मियों में बहुत बड़े लेवल पर खबरों में रहेगा, ये तो दिखाई देता है। इसी बीच आप जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उस सर्वदलीय बैठक में शिवसेना को यानी उद्धव ठाकरे को निमंत्रण गया ही नहीं। उद्धव ठाकरे का शिवसेना का जो विधान परिषद में लीडर ऑफ द हाउस है, उप अपोजिशन है, दानवे, उनको जरूर उस पोजीशन की वजह से, उस पद के होने की वजह से मिला। लेकिन ऐसी कई राजनीतिक दल जिनका एक भी विधायक नहीं है हाउस में या जिनका वजूद बहुत जिले तक है, उनको तक बुलाया, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे को जानबूझकर ये इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। ये बहुत ही ओछी हरकत है मुझे लगता है। एक तरफ आप सबका साथ मांग रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने इसको राजनीतिक इसमें नहीं करनी चाहिए, ये सामाजिक इशू है, इसमें महाराष्ट्र का नुकसान होगा, मराठों का नुकसान होगा, सरकार को साथ दीजिए। दूसरी तरफ आप लगातार ऐसे रवैये करते हैं कि जिससे विपक्षी दलों को भी कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है। इस बात को लेके संजय राउत ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिनके
16 एमएलए होंगे हाउस में, जिनके पास 6 सांसद है, ऐसे राजनीतिक दल को न्योता नहीं देके बहुत ही ओछी हरकत की है। हमें नहीं बुलाया इसका कुछ नहीं, लेकिन कम से कम ये इश्यू जल्दी सॉल्व करिए। मनोज जरांगे पाटिल की जान बहुत कीमती है, उनके प्राण बचाने ही होंगे। और दूसरी तरफ जब ये ट्वीट संजय राउत का आया, तो बीजेपी के विधायक है अतुल भातखळकर, बड़ा नेता है बीजेपी का, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि फडणवीस सरकार ने शायद इसलिए उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार ने फडणवीस ने दिया हुआ रिजर्वेशन ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए और वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। जो आदमी कोर्ट में उस दिए हुए आरक्षण को बचा नहीं पाता, उसको इस मीटिंग में बुला के क्या करेंगे। ये भातखळकर ने जब ये लिखा, तो भातखळकर, अतुल भातखळकर ये भूल गए कि जिस बीजेपी सरकार ने या फडणवीस सरकार ने ये काम किया था, वो फडणवीस की सरकार शिवसेना के यानी उद्धव ठाकरे के बैसाखियों पे थी। तो जो भी निर्णय लिए होंगे, वो निर्णय उद्धव ठाकरे के अकेले के नहीं, इसके अकेले के नहीं थे, तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस के। वो निर्णय शिवसेना के साथ ही मिलके गए थे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी तब सत्ता में थी। 5 साल दोनों ने साथ में सत्ता का मक्खन खाया, जो भी निर्णय लिए साथ में लिए। इसलिए यदि वो निर्णय फडणवीस के कहते हो, तो उस निर्णय में उतनी ही ताकत है, उतना ही समर्थन शिवसेना का भी था। तो शिवसेना अपने ही लिए हुए निर्णय को क्यों बदलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार ने फडणवीस सरकार का आरक्षण मेंटेन नहीं होने दिया। अब उस उद्धव सरकार में कौन थे? उस उद्धव सरकार में जो लोग थे, जो शिवसेना के सारे एमएलए थे, उनमें से बहुतांश एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ, आपके साथ है, इस वर्तमान सरकार के साथ है। एनसीपी के बहुतांश एमएलए यानी विधायक जो अजित पवार के साथ फिर इनके साथ आ गए, तब वो उद्धव ठाकरे की सरकार में थे। तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने यदि गलत किया, तो उसमें अजित पवार का भी हाथ है और अपने एकनाथ शिंदे का भी हाथ है। अब वो आपके साथ है, तो वो सही कैसे हो गए। और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो निर्णय लिया वो बहुत सही था, तो फिर शिवसेना को उसका क्रेडिट क्यों नहीं मिलना चाहिए। कई बार लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कल हम इतिहास में किसके साथ बैठ के रोटी खा रहे थे। आज जिसको गाली दे रहे हैं उस चीज के लिए जो चीज आप दोनों ने मिलकर साथ की है, और आज गाली दे रहे हैं आप उस चीज के लिए जिस चीज में जो लोग इन्वॉल्व थे, वो आज आपके साथ बैठ के सत्ता का मक्खन खा रहे हैं। कुल मिलाकर राजकीय दलों को सत्ता का मक्खन खाने में व्यस्त है। मराठा आरक्षण की आग बुझने को तैयार नहीं है, और सरकार एक तरफ दिखा रही है कि वो मराठों के साथ है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य इस आग में घी डाल रहा है। कुल मिला के आने वाले 2-3 दिनों में ये मराठा आरक्षण फिर खबरों में रहेगा। जब भी ये बड़ी खबर बनता हुआ दिखाई देगा, आपके सामने विश्लेषण लेके आऊंगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।